प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग नए की जन्म कुंडली एक नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। इतने वर्षों बाद मेरी जिंदगी में जब वह वापस आया तो मुझे लगा कि यह उस उल्का पिंड की भांति है जो सैकड़ों वर्षों के अवकाश के बाद सूर्य के पास आकर एक चक्कर लगा लेता है और पुनः अपने आकाश मार्ग पर निकल जाता है। इस सुदूर यात्रा के उसके अनुभव की कीमत मैं जानता हूँ। भले ही कहीं अप्रत्याशित संघर्ष में टूट फूट कर वह धूल बनता हुआ खरबों मील दूर के किसी अंधेरे शून्य में खो जाए, किंतु आज उसने मुझसे कहा कि उसकी पूरी जिंदगी भूल का एक नक्शा है। मैं उसके विषाद को समझ गया। वह जिंदगी में छोटी छोटी सफलताएं चाहता था। उसके पास तो सिर्फ एक भव्य असफलता है। मैंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, लेकिन नक्शा तो है। यहाँ तो ना गलत का नक्शा है ना सही का। मैंने उसका दिल बांधने की कोशिश की और मैं कर ही क्या सकता था। मनुष्य के लिए यह स्वभाव ही है कि वह थोड़ी बहुत सांसारिक सफलता की इच्छा रखे। कहीं असावधान क्षणों में ही उसने मुझसे कहा कि वह स्वयं भूल का एक नक्शा है, वरना वह ऐसा नहीं करता। लेकिन आज का जमाना कैसा है, जबकि बुलबुल भी यह चाहती है कि वह उल्लू क्यों न हुई। चांदनी में एक जादू होता है, लेकिन यह जादू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ना मालूम हमारी बात कहाँ से शुरू हुई। मैं डर डर कर उससे बात करता जा रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि उसे जाने अनजाने मुझसे कोई चोट पहुंचे, क्योंकि उसने अपने विचारों के लिए खून बहाया है, जिंदगी खत्म की है। इसलिए मैं धीरे धीरे उसकी बात सुनता जा रहा था और जहाँ मतभेद व्यक्त करना हो वहाँ मैं अपनी आदत के अनुसार उत्तेजित होने के बजाय मुस्कुराकर बात कर देता। मैंने उससे पूछा, पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना कौन सी है? 1 मिनट तक उसने मेरी तरफ देखा और फिर छूटते ही कहा, संयुक्त परिवार का ह्रास। मैं स्तब्ध हो गया। उसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर खिलखिलाते हुए कहा, और इस तथ्य का साहित्य से बहुत बड़ा संबंध है। चारों ओर चांदनी की रहस्यमय मधुरता फैली हुई थी। चारों ओर ठंडा एकांत फैला हुआ था। मेरी अजीब मनोस्थिति हो गई। मैं अपने पड़ोसियों की जिंदगियां ढूंढने लगा, अपने परिचितों का जीवन तलाशने लगा। एक अनिश्चित बेचैनी मुझ में फैल गई। हाँ, यह सही है कि जिंदगी और जमाना बदलता जा रहा था, किंतु मैं परिवर्तन के परिणामों को देखने का आदी था, परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं। एक बात कह दूं, आजकल की आवश्यकताओं के अनुसार मैं चित्रकला और नृत्य कला से लेकर मानव वंश शास्त्र तक सबकी जानकारी रखता हूँ। इस संबंध में बहुतेरे दिलचस्प तथ्य मेरे दिलो दिमाग के पिछले पॉकेट में रखे हुए हैं, इसलिए मुझसे कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकता। जब मेरे मित्र ने एकदम संयुक्त परिवार की बात कही तो मैंने उसका इम्तिहान लेने की जिद करके उससे पूछा, और इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई? 1 मिनट के लिए वह चुप रहा। फिर उसने जवाब दिया, राजनीति के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम ना होना, साहित्य के पास सामाजिक सुधार का कोई कार्यक्रम ना होना। सबने सोचा कि हम जनरल बातें करके सिर्फ और एकमात्र राजनीति या साहित्यिक आंदोलन के जरिए वस्तु स्थिति में परिवर्तन कर सकेंगे। फलतः सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप दिया गया। देखते नहीं हो, आजादी के मिलने के बाद जातिवाद का उदय क्यों हुआ, खासकर राजनीति संस्थाओं के भीतर। सामाजिक सुधार का कार्य केवल अप्रत्यक्ष प्रभावों को सौंप देने के कारण ही साहित्य में भी गड़बड़ है। उसकी यह उक्ति मुझे बड़ी हास्यास्पद प्रतीत हुई। उसमें मुझे मूर्खता के विशाल दृश्य दिखाई देने लगे। उसने अपनी बात को रबर जैसा तान दिया है, ऐसा मुझे लगा। उसने अविश्वास से मेरी आंखों की तरफ देखा। शायद यह सही है कि मैं उसे बेवकूफ मान रहा हूँ। रात में, और वह भी चांदनी रात में, सामने के सेमल के झाड़ पर बैठे हुए कुछ कौवे चौंक पड़े। शायद किसी चमगादड़ ने वहां झपट्टा मारा हो। कुछ कौवे उड़े, पेड़ के आसपास कुछ देर मंडराए और फिर किसी डाल पर जाकर बैठ गए। लेकिन मेरा मित्र तेश में था। उसने कहा, समाज में वर्ग हैं, श्रेणियां हैं, श्रेणियों में परिवार है।
समाज की एक बुनियादी इकाई परिवार भी है। समाज की अच्छाई बुराई परिवर्तन के माध्यम से व्यक्त होती है। मनुष्य के चरित्र का विकास परिवार में होता है। बच्चे पलते हैं, उन्हें सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है, वे अपनी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ वहाँ से लेते हैं। हमारे साहित्य तथा राजनीति के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं है जो परिवार को लागू हो। एक मिनट के लिए वह चुप रहा और फिर आगे बढ़ता गया। जमाने के साथ संयुक्त सामंती परिवार का ह्रास हुआ। उन विचारों और संस्कारों के प्रति विद्रोह भी किया गया जो सामंती परिवार में पाए जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लड़के बाहर राजनीति या साहित्य के मैदान में खेलते और घर आकर वैसा ही सोचते या करते जो सोचा या किया जाता रहा। समाज में बाहर पूंजी या धन की सत्ता से विद्रोह की बात की गई, लेकिन घर में नहीं। वह शिष्टता और शील के बाहर की बात थी। मतलब यह कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती घर में नहीं, घर के बाहर दी गई। घर का संघर्ष कठिन था। उसमें भावनाओं की टकराहट उन्हीं से होती थी जो अपने प्राण के अंश थे। इसलिए न केवल उस संघर्ष को टाल दिया गया, वरन एक अजीब ढंग का समझौता किया गया। यह हुआ, मैं कहता हूँ यह हुआ, मानो इसे। मुझे लगा कि वह मुझे गाली दे रहा है। एक ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। फिर भी चूंकि मुझे लगा कि उसकी बात अभी अधूरी ही है, इसलिए मैं चुप रहा। वह बोला, इसलिए पुराने सामंती अवशेष बड़े मजे में हमारे परिवारों में पड़े हुए हैं। पुराने के प्रति और नए के प्रति इस प्रकार एक बहुत भयानक अवसादवादी दृष्टि अपनाई गई है। इसलिए सिर्फ एक सप्रसन्नता है। प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति का अवलंबन करके उत्तर खोज निकालने की ना जल्दी है, ना तबीयत है, ना कुछ। मैं मध्य वर्ग के शिक्षित परिवार की बात कर रहा हूँ। जो पुराना है अब वह लौटकर आ नहीं सकता, लेकिन नए ने पुराने का स्थान नहीं लिया। धर्म भावना गई, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आई। धर्म ने हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित किया था। वैज्ञानिक मानवीय दर्शन ने, वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि ने धर्म का स्थान नहीं लिया। इसलिए केवल हम अपनी अंतः प्रवृत्तियों के यंत्र से चालित हो उठे। उस व्यापक उच्चतर सर्वतोमुखी मानवीय अनुशासन की हार्दिक सिद्धि के बिना हम नया नया चिल्ला तो उठे, लेकिन वह नया क्या है हम नहीं जान सके। क्यों? मान मूल्य नया इंसान परिभाषाहीन और निराकार हो गए। वे दृढ़ और नया जीवन नए व्यापक मानसिक सत्ता के अनुशासन का रूप धारण ना कर सके। वे धर्म और दर्शन का स्थान ना ले सके। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।